सोचिए, आप रात को अपने घर में चैन की नींद सो रहे हों, इस भरोसे के साथ कि सब कुछ ठीक है। आपके आसपास आपका परिवार है और सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगली सुबह जब आपकी आंख खुलती है, तो पता चलता है कि आपका अपना पूरा शहर एक कब्रिस्तान बन चुका होता है। 25 नवंबर 1947। ये तारीख भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी गई है। इस एक दिन में तकरीबन 18,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। अब यहां एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक दिन में 18,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया? इसके पीछे क्या कारण था? और सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे कौन लोग थे? तो आइए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं वो पूरी कहानी जो हमारी इतिहास की किताबों में कहीं नहीं मिलती। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी के पास बसे एक छोटे से शहर मीरपुर से। यहाँ की आबादी उस समय करीब 25,000 थी, जिसमें से 60% हिंदू और सिख थे और बाकी 40% मुस्लिम आबादी थी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख सब मिलजुल कर रहते थे। दरअसल मीरपुर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से लाहौर, रावलपिंडी और श्रीनगर तक की सड़कें जुड़ी हुई थीं और इस शहर से कपड़े, अनाज और स्थानीय हस्तशिल्प का बड़ा व्यापार होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। देश का बंटवारा हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर का भविष्य अभी तय होना बाकी था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह थे और उन्हें यह फैसला लेना बाकी था कि वो हिंदुस्तान में शामिल होंगे या पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान की नज़र हमेशा से कश्मीर पर थी। पाकिस्तान चाहता था कि महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान की तरफ आ जाएं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने एक गुप्त सैन्य योजना बनाई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। इस योजना के तहत पाकिस्तानी सेना के जवानों को कबायली पोशाक पहनाकर आधुनिक हथियारों से लैस करके कश्मीर की ओर भेजा गया। उनका असली मकसद था महाराजा हरि सिंह पर सैन्य दबाव बनाना और जबरन कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। और फिर शुरू हुई वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा, आज़ादी के समय हमारे देश के अलग-अलग राज्यों में पहले से ही दंगे भड़के हुए थे। जब पंजाब के रावलपिंडी, गुजरात और झेलम में दंगे भड़के, तो हजारों डरे हुए हिंदू और सिख परिवार अपनी जान बचाने के लिए मीरपुर की ओर भागने लगे। धीरे-धीरे करीब 25,000 शरणार्थी वहां आकर जमा हो गए। उन्हें लगा कि मीरपुर में वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहां अभी तक शांति थी। लेकिन उन्हें उस समय अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी जान बचाने जिस शहर में आए हैं, वही शहर जल्द ही उनकी कब्र बनने वाला है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबायली हमलावरों ने मीरपुर को घेरना शुरू कर दिया। इस हमले में करीब 5,000 से अधिक कबायली और पाकिस्तानी सेना के छिपे हुए जवान शामिल थे। इनके पास सिर्फ साधारण हथियार नहीं थे, बल्कि मशीन गन, राइफलें, ग्रेनेड और यहां तक कि तोपखाने भी थे। दूसरी तरफ मीरपुर की रक्षा के लिए महाराजा हरि सिंह ने 4th जम्मू कश्मीर मिलिशिया की एक छोटी टुकड़ी भेजी थी, जिसमें सिर्फ 800 सैनिक थे। इस टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल नाइम खान। लेकिन यहां जो हुआ, वो इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघातों में से एक था। 25 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल नाइम खान और उनके साथ 472 मुस्लिम सैनिकों ने अपने ही साथियों को धोखा दे दिया। वो सारे हथियारों और गोला बारूद के साथ सीधे दुश्मनों के पास चले गए। ये सिर्फ विश्वासघात नहीं था, बल्कि ये एक सुनियोजित साजिश थी जो शायद पहले से ही तय की गई थी। इस गद्दारी के बाद मीरपुर की रक्षा के लिए अब सिर्फ 328 वफादार सैनिक बचे, जिनमें ज्यादातर हिंदू और सिख जवान थे। मतलब अब 328 सैनिकों को 5,000 से ज्यादा हमलावरों का सामना करना था। इस तरह से शहर की सुरक्षा लगभग खत्म हो चुकी थी। अब जरा सोचिए उस मंजर को। शहर के लोग हफ्तों तक डर के साए में जीते रहे। चारों तरफ से गोलीबारी की आवाजें आती रहती थीं और रात में आसमान तोपों की आग से लाल हो जाता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि बाहर से मदद का कोई रास्ता नहीं था। फोन लाइंस काट दी गई थीं और श्रीनगर जाने वाली सड़कें भी पूरी तरह बंद कर दी गई थीं। ऐसे में बचे हुए सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना शहर की रक्षा करने की कोशिश की। साथ ही शहर के नागरिकों ने भी हाथ में लाठी, तलवार और जो भी मिला, उसे लेकर अपने घरों की रखवाली शुरू कर दी। लेकिन साधारण नागरिकों के पास आधुनिक हथियारों का आखिर क्या मुकाबला था? दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर से मदद की गुहार लगाई गई। टेलीग्राफ के जरिए संदेश भेजे गए,
लेकिन दुर्भाग्य से कोई मदद नहीं पहुंची। दरअसल उस समय देश नया नया आजाद हुआ था और सरकारी तंत्र अभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं था। इस तरह मीरपुर के लोग अब पूरी तरह अकेले रह गए थे और धीरे धीरे मौत उनके दरवाजे के करीब आती जा रही थी। और फिर आता है 25 नवंबर 1947 का वो काला दिन। सुबह लगभग 6 बजे का समय था, जब शहर के लोग अभी सो रहे थे। उसी समय अचानक तोपों की जोरदार गोलाबारी शुरू हो गई। ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि ये एक पूर्व नियोजित, पूरी तरह व्यवस्थित नरसंहार था। हमलावरों ने चारों तरफ से एक साथ हमला किया और फिर देखते ही देखते पूरे शहर में आग लगा दी गई। घर, दुकानें, मंदिर, गुरुद्वारे, सब कुछ जलने लगा। जो लोग जान बचाकर भागने की कोशिश करते, उन्हें बेरहमी से गोलियों से भून दिया जाता, और जो छिपने की कोशिश करते, उन्हें घसीटकर बाहर लाया जाता और सबके सामने बेरहमी से मार दिया जाता। शहर के मुख्य श्री राम मंदिर में उस समय करीब 300 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए थे। उन्हें लगा था कि शायद धार्मिक स्थल पर हमलावर रहम करेंगे, लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। हमलावरों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इसके बाद मंदिर के सभी दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि अंदर मौजूद हर व्यक्ति, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सब जिंदा जल गए। उनकी चीखें आज भी उस जगह की हवा में गूंजती हैं। इसी तरह मीरपुर के मुख्य गुरुद्वारे में भी सैकड़ों सिख परिवार इकट्ठा थे। हमलावरों ने वहां भी निर्दयतापूर्वक हमला किया। गुरु ग्रंथ साहिब को आग के हवाले कर दिया गया, जो सिख समुदाय के लिए सबसे बड़ा अपमान था। वहां मौजूद सिख योद्धाओं ने तलवारों से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन गोलियों के सामने वो ज्यादा देर नहीं टिक पाए। इसके अलावा मुख्य बाजार में दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि हमलावरों ने पहले से ही हर गली के दोनों सिरे बंद कर दिए थे। इस तरह वहां फंसे हुए लोगों को एक एक करके मारा गया। कुछ बुजुर्गों को जीवित जला दिया गया, बच्चों को उनकी मांओं के सामने मार दिया गया, और पुरुषों को पहले यातनाएं दी गईं, फिर मारा गया। कहा जाता है कि उस भयानक नरसंहार में करीब 18,000 से 20,000 बेकसूर लोग मारे गए। हालांकि कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि असल संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, शायद 25,000 तक। लेकिन दुर्भाग्य से सटीक आंकड़े कभी नहीं मिल पाए, क्योंकि रिकॉर्ड्स या तो जानबूझकर नष्ट कर दिए गए या फिर कभी बनाए ही नहीं गए। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर था महिलाओं और लड़कियों का। जब उन्हें अपने ऊपर मंडराता खतरा दिखा, तब उन्हें यह समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तब उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर का रास्ता चुना। हजारों औरतों ने जहर खा लिया, कुछ ने कुओं में छलांग लगा दी, और कुछ ने तो अपने पतियों और भाइयों से ये कहा कि वो उन्हें खुद मार दें, ताकि वो दुश्मनों के हाथों जिंदा न पड़े। अब आता है इस पूरे नरसंहार का सबसे भयानक और दिल तोड़ देने वाला हिस्सा। मीरपुर का आर्य समाज गर्ल्स स्कूल शहर का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था। 25 नवंबर की उस सुबह, जब स्कूल में 100 से ज्यादा लड़कियां और उनकी कुछ शिक्षिकाएं मौजूद थीं, उन्होंने जब खिड़कियों से बाहर देखा तो ये नजारा दिखा। चारों तरफ हमलावर थे, शहर में आग लगी थी और लोग बेरहमी से मारे जा रहे थे। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रानी चोना देवी ने तुरंत पूरी स्थिति को समझ लिया। उन्होंने फौरन सभी लड़कियों को इकट्ठा किया और बड़े ही धैर्य से कहा, बेटियों, आज हमारे सामने दो रास्ते हैं। या तो हम यहां रुकें और अपनी इज्जत खो दें, या फिर हम अपनी इज्जत के साथ मर जाएं। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूं। स्कूल के पीछे एक गहरा कुआं था। श्रीमती रानी चोना देवी ने सबसे पहले खुद उस कुएं में छलांग लगाई, और फिर उनके पीछे एक एक करके सभी लड़कियां और शिक्षिकाएं भी कूद गईं। कुछ लड़कियां तो सिर्फ 12-13 साल की ही थीं। उनकी पूरी जिंदगी अभी उनके सामने पड़ी थी। 25 नवंबर की शाम तक मीरपुर पूरी तरह से हमलावरों के कब्जे में आ गया था। लेकिन असली त्रासदी तो यहां से शुरू हुई। जो लोग जिंदा बच गए, उनकी किस्मत मौत से भी बदतर साबित हुई। करीब 7,000 से 10,000 लोगों को बंदी बना लिया गया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। मीरपुर अब पूरी तरीके से एक शमशान बन चुका था। लेकिन इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद भी हमलावरों का मन अभी तक नहीं भरा था। इसलिए उन्होंने हजारों बंदियों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया। मीरपुर से अलीबेग तक करीब 40 किलोमीटर का ये सफर इतिहास में डेथ मार्च के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सचमुच मौत की यात्रा थी। लोगों की हालत देखकर दिल दहल जाता था। उनके पैरों में जूते नहीं थे, नंगे पैर चलना पड़ रहा था। शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं थे। नवंबर की कड़ाके की ठंड में भूख प्यास से बेहाल वो किसी तरह चलते रहे। जो कमजोर पड़ जाता या गिर जाता,
उसे वहीं गोली मार दी जाती। बूढ़े हों, बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं, किसी को नहीं बख्शा गया। रास्ते भर लाशें बिछी रहती थीं। कुत्ते और गिद्ध उन लाशों को नोच रहे थे। ये दृश्य इतना भयावह था कि जो लोग जिंदा बच गए वो आज भी उस मंजर को याद करके कांप उठते हैं। कुछ महीनों बाद मार्च 1948 में जब रेड क्रॉस इंटरनेशनल की टीम वहां पहुंची तो स्थिति देखकर उनके होश उड़ गए। जिन 10,000 लोगों को बंदी बनाया गया था उनमें से अब सिर्फ 1500 ही जीवित बचे थे। बाकी सभी को या तो मार दिया गया था या वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि असल आंकड़ा इससे भी ज्यादा भयावह हो सकता है। मीरपुर की इस दर्दनाक कहानी का अंत सिर्फ मौत और बर्बादी पर नहीं हुआ। इसके बाद 1960 के दशक में पाकिस्तान ने वहां मंगला डैम बनाने का फैसला किया। ये झेलम नदी पर बनाया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम था, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा डैम बना। इसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1967 में पूरा हुआ। जब ये विशाल डैम बना तो पुराना मीरपुर शहर जलमग्न हो गया। करीब 280 वर्ग किलोमीटर का विशाल इलाका पानी में डूब गया। इसके साथ ही मीरपुर के साथ साथ 280 छोटे बड़े गांव भी इस डैम की भेंट चढ़ गए और करीब 1,10,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। इस तरह से मीरपुर के उस भयानक नरसंहार के सारे सबूत पानी की गहराइयों में दब गए। दोस्तों, आज 77 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मीरपुर का वो दर्द आज भी उन परिवारों के दिलों में जिंदा है जो किसी तरह वहां से बचकर आए थे। उनकी अगली पीढ़ियां आज भी उस दर्द को अपने अंदर महसूस करती हैं और वो कहानियां अपने बच्चों को सुनाती हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमारी इतिहास की किताबों में इस भयानक घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, ये जानकर आपको और भी दुख होगा कि मीरपुर अकेला नहीं था। सच ये है कि 1947-48 में जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग इलाकों में ऐसे ही भयानक नरसंहार हुए थे। पहला, भिंबर नरसंहार। भिंबर शहर में भी करीब 3,000 हिंदू और सिख मारे गए। यहां भी वही दर्दनाक कहानी दोहराई गई, हमला, आग और मौत। दूसरा, राजौरी नरसंहार। राजौरी में उस समय करीब 30,000 हिंदू और सिख आबादी रहती थी। हमलावरों ने यहां भी भयानक तांडव मचाया और हजारों निर्दोष लोगों को मार डाला। तीसरा, कोटली नरसंहार। इसी तरह कोटली में भी हजारों लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इन सभी में मीरपुर का नरसंहार सबसे भयानक और दर्दनाक था। इसकी कई वजहें थीं। यहां सबसे ज्यादा लोग सिर्फ एक ही दिन में मारे गए थे। यहां का नरसंहार सबसे ज्यादा व्यवस्थित और पहले से योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। यहां महिलाओं और लड़कियों का सामूहिक जौहर हुआ था। और सबसे बड़ी बात, यहां के सारे सबूत जानबूझकर नष्ट कर दिए गए। आज मीरपुर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में है। वो पुराना मीरपुर शहर अब मंगला डैम के गहरे पानी के नीचे दबा हुआ है। हालांकि एक नया मीरपुर शहर डैम के पास बसाया गया है, लेकिन वो पुराने मीरपुर से बिल्कुल अलग है। न वहां वो लोग हैं, न वो संस्कृति है और ना ही वो यादें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इतिहास का ये दर्दनाक सच हर किसी को पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें